अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अफाक और आप देख रहे हैं स्टडी विद कंसेप्ट चैनल। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिस्कस किया। आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है फार्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम में आपको शो हो रहा होगा यहाँ पर एक टेबल जिसके अंदर उसने डिफरेंट नोटेशन लिखी हुई है। अगर आप इसको देखें तो ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आपने एग्जांपल्स ऑफ फ्लो चार्ट से पहले सिंबल ऑफ फ्लो चार्ट पढ़े थे, जिसके अंदर आपने फ्लो चार्ट के डिफरेंट सिंबल्स को उसकी डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ा था। इसी तरह ही एल्गोरिथम के भी कुछ रूल्स होते हैं, उनके सिंबल्स नहीं होते, वो एक स्टेप बाय स्टेप रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करके आप एल्गोरिथम लिखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका स्टार्ट का। वहां पर आप देखें तो लिखा होगा इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिथम एंड एवरी एल्गोरिथम हैज ओनली वन स्टार्टिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर एल्गोरिथम को आप स्टार्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं, यानी कि आप जो भी एल्गोरिथम लिखेंगे अपना किसी भी एग्जाम्पल में या फिर आपकी एल्गोरिथम की कोई भी एग्जाम्पल होगी तो उसे आप सबसे पहले स्टार्ट स्टेप से स्टार्ट करेंगे। आपका पहला काम एल्गोरिथम स्टार्ट करने का जो होगा वो यही होगा कि आपने पहले स्टेप के अंदर स्टार्ट लिखना है। उसके बाद आपने जो है अपना एल्गोरिथम जो उसकी मेन फंक्शन है, मेन पार्ट है, उसकी तरफ जाना है। इसके बाद देखें सेकंड नोटेशन वहां पर मेंशन होगी इनपुट। इनपुट के अंदर लिखा होगा इट इज यूज टू गिव डाटा टू द यूजर, यानी इट इज यूज टू गिव इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर इट इन कंप्यूटर मेमोरी विद सम नेम। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि सेकंड स्टेप के अंदर एल्गोरिथम में आप यूजर से इनपुट लेंगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप एग्जांपल्स ऑफ फ्लो चार्ट से पहले जब आपने सिंबल पढ़े थे तब मैंने आपको ये बात बताई थी कि आप जब प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के फौरन बाद आपका काम होता है कि यूजर से आपने इनपुट लेनी है। बिल्कुल इसी तरह एल्गोरिथम के अंदर भी यही काम होता है कि आपने यूजर से इनपुट लेनी होती है एल्गोरिथम को स्टार्ट करने के बाद। अब इसमें एक और भी चीज है, वो ये कहता है कि जब आपने यूजर से इनपुट ले ली फिर आप उसे कंप्यूटर मेमोरी के अंदर किसी नाम से स्टोर भी करवाएंगे। यानी इनपुट के अंदर आप दो काम करते हैं। सबसे पहला क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं, उसके बाद उस इनपुट को किसी नाम के साथ कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर भी करवाते हैं। इसके दो काम होते हैं। इसके बाद आप देखें तो आपको वहां पर शो हो रहा है सेट। सेट नोटेशन क्या होती है? सेट नोटेशन बेसिकली यही होती है कि इसके अंदर आप जो वैल्यू आपने कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करवाई है उस वैल्यू को चेंज करने के लिए, उस वैल्यू को अपडेट करने के लिए सेट इस्तेमाल होता है। जैसे इस एग्जांपल में आप देखें तो मैंने यहाँ पर 3 जगह सेट यूज किया है। सेट के अंदर आप देखें डिफरेंट ऑपरेशन इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ पर एडिशन का हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन का, यहाँ एवरेज फाइंड करने के लिए एवरेज का फार्मूला लगाया है। मीन्स के ये जो है नंबर्स जो हैं इनके ऊपर ऑपरेशंस लग रहे हैं। ऑपरेशन लगने के बाद इनकी वैल्यू जो है वो अपडेट हो रही है। यही लाइन उसने बुक में भी आपके मेंशन की है। सेट का काम यही होता है कि आपकी वैल्यूज को चेंज करना, उनको अपग्रेड करना। उसके बाद आप देखेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा इफ एल्स नोटेशन। इफ एल्स नोटेशन के अंदर बेसिकली होता यह है कि आप कंडीशन चेक करते हैं। इफ एल्स का एल्गोरिथम के अंदर तो बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, ये ज्यादातर कोडिंग में इस्तेमाल होगा। जब आप मैट्रिक में 10th में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जब आप सी लैंग्वेज पढ़ेंगे तब आप इफ और एल्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा देखेंगे। फिलहाल इसको शॉर्टली ये समझ लें कि ये कंडीशन को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह फ्लो चार्ट सिंबल्स के अंदर आपने डिसीजन मेकिंग यानी डायमंड सिंबल पढ़ा था, जिसके अंदर आपको शो हो रहा था कि आपने वैल्यूज आपको दी गई थी, आपने उनमें से कोई जो है ना उनको चेक करना था कि वो ट्रू है या फॉल्स है। इसी तरह एल्गोरिथम के अंदर भी इफ एल्स कुछ जगहों पर इस्तेमाल होता है। वहां इस्तेमाल होता है जहां आपने डिसीजन करना होता है कि आपकी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी, अगर फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट वो वाली एग्जीक्यूट नहीं करेगी बल्कि एल्स पार्ट वाली करेगी। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझें। मिसाल के तौर पर मैंने एक वेरिएबल लिया है ए और मैं कहता हूं कि ए की वैल्यू है 5 और उसी के साथ साथ मैं एक और वेरिएबल भी ले रहा हूं बी जिसकी मैंने वैल्यू स्टोर करवाई है 7। अब आपने चेक करना है कि इफ ए लेस देन बी, कि अगर ए जो है बी से छोटा है तो आपकी वैल्यू एग्जीक्यूट करेगी, अगर ऐसा नहीं है तो इफ पार्ट वाली वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं करेगी। इफ पार्ट वाली जो स्टेटमेंट है आपकी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, एल्स पार्ट वाली जो आपकी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। जिस तरह यहाँ पर देखें मैंने वैल्यूज पुट की हैं इफ ए लेस देन बी। अब यहाँ पर देखें ए की जो वैल्यू है वो आपको दी गई है 5, ये लेस देन एज इट इज आ गया। उसके बाद बी की जगह मैंने ली है 7।
5 <7। अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें तो ये बिल्कुल ट्रू साबित है, क्योंकि 5 जो है वो 7 से छोटा ही होता है। अगर ये बात ठीक है तो इसके साथ आप जो है स्टेटमेंट होगी, या ये वाली जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट कर जाएगी। अगर ये हो जाती है ट्रू, मिसाल के तौर पर यहाँ कुछ और मैं लिख देता 3 <1, यानी जो 3 है वो 1 से छोटा है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट ना करती, उसकी जगह ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाती। ठीक हो गया। ये था इफ एल्स का काम एल्गोरिथम के अंदर, और कोडिंग के अंदर भी कुछ इसी तरह ही इस्तेमाल होता है। जब आप मैट्रिक में सी लैंग्वेज पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट नोटेशन आती है वो है गो टू नोटेशन। गो टू नोटेशन किससे इस्तेमाल होती है? बेसिकली ये जो कंट्रोल होता है आपका, उसको ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होती है। आपकी बुक में ये लाइन कुछ इसी तरह लिखी गई। गो टू स्टेटमेंट मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर लगा रहा हूं इस स्टेप के बाद गो टू। अब जब कंप्यूटर इस एल्गोरिथम को पढ़ेगा, पहले वो देखेगा स्टार्ट, फिर इनपुट नंबर, फिर वो देखेगा सेट सम टू n0 + n1 2। जब वो यहां तक वैल्यूज को देखकर इस गो टू पर आएगा, गो टू पर मैं यहाँ पर कोई ना कोई इनमें से कुछ कोई भी वैल्यू जो है मेंशन कर दूंगा। जैसे मैं लिख दूंगा गो टू स्टेप 2। तो अब जो होगा आपका कंप्यूटर, वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने की बजाय गो टू को देखेगा। गो टू में मैंने लिखा होगा स्टेप 2, तो वो यहां से कंट्रोल्स का ट्रांसफर होके दोबारा सेट 2 की तरफ ही आ जाएगा। यानी कि वो इस उसका जो ध्यान है वो इस स्टेटमेंट की तरफ जाएगा ही नहीं। गो टू का मतलब यही होता है कि अगर आपने कोई स्टेटमेंट्स काफी सारे लिख दिए हैं और अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर इस स्टेटमेंट को छोड़ दे, उससे पहले वाली को दोबारा देखे, तो फिर आप गो टू का इस्तेमाल करते हैं। गो टू नाम से ही आपको जाहिर हो रहा होगा कि कंट्रोल ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल हो रहा है और इसका कोई काम नहीं है। गो टू स्टेटमेंट भी एल्गोरिथम के अंदर बहुत ही कम यूज होती है। इसका स्टेटमेंट भी इसका जो फंक्शन है वो ज्यादातर कोडिंग प्रोग्रामिंग के अंदर मैट्रिक में फर्स्ट ईयर में इस्तेमाल होता है। उसके बाद आपका बिल्कुल सिंपल सा एक नोटेशन आती है आउटपुट की। आउटपुट आपको पता है बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही होती है जिस तरह आपने जो है वो आउटपुट फाइंड करते हैं सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट के अंदर भी आपको पता था, जिसमें आपने जब आपके पास कोई वैल्यू आ जाती थी उसको आप आउटपुट सिंबल के जरिए शो करवाते थे। आउटपुट के अंदर भी ये होता है, जब आप सारे काम कर लेते हैं, जो चीज आपको चाहिए होती है वो निकल आती है, उसे शो करवाने के लिए आउटपुट आप स्टेप इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर आप जो कुछ फाइंड करना होता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सम प्रोडक्ट एंड एवरेज। सम प्रोडक्ट एंड एवरेज मैंने यहाँ तक फाइंड कर ली, उसको शो करवाने के लिए मैंने आउटपुट स्टेप का इस्तेमाल किया और इस तरह आपका जो प्रोग्राम है वो एंड हो गया। लास्ट में लिखा हुआ है स्टॉप। स्टॉप एज एन टर्मिनेटिंग पॉइंट है, एंड भी कहते हैं उसको। ये एल्गोरिथम को एंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये था आपका फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। इसके बाद आपको शो हो रहा होगा एग्जांपल्स ऑफ एल्गोरिथम। तो पहली एग्जांपल ऑफ एल्गोरिथम को पढ़ते हैं कि वो क्या है। बहुत ही छोटी छोटी सी एग्जांपल्स हैं और आप देखेंगे कि जो एग्जांपल्स हैं एल्गोरिथम की, ये उनकी जो स्टेटमेंट है वो फ्लो चार्ट के बिल्कुल सिमिलर है। फ्लो चार्ट में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन थी, इसमें स्टेप बाय स्टेप है, मुश्किल कोई भी नहीं है। एग्जामिनर जब आपसे क्वेश्चन करेगा तो वो आपको बताएगा कि आपने इसे फ्लो चार्ट की सूरत में लिखना है या फिर एल्गोरिथम की सूरत में लिखना है। तो अगर वो आपको बताएगा तो फिर आपने वैसी का वैसे ही लिखना है। अगर वो एल्गोरिथम की सूरत में कहता है तो आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। अगर वो फ्लो चार्ट की सूरत में कहता है तो फिर आप उसे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन सिंबल्स बनाकर उसमें वैल्यूज डालकर उसे सॉल्व आउट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल को। तो हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसकी स्टेटमेंट है टू फाइंड सम प्रोडक्ट एंड एवरेज। वो ये कहता है कि आपने सम प्रोडक्ट एंड एवरेज फाइंड करना है 5 नंबर्स का, यानी कोई से 5 नंबर हो ऐसे जिनको आप ऐड भी करें, मल्टीप्लाई भी करें और उसकी एवरेज भी फाइंड करें। तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है? अभी हमने फार्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम में भी पढ़ा कि हम सबसे पहले अपने एल्गोरिथम को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट लिखकर। स्टेप 1 के अंदर आपने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया। स्टेप 2 आपका होता है कि अब आपने यूजर से इनपुट लेनी है। जैसे मैंने आपको बताया, इनपुट में आप कोई से भी 5 नंबर ले सकते हैं, n0 n1 n2 n3 n4। ये मैंने 5 नंबर ले लिए। और हाँ, आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, कंप्यूटर की जो काउंटिंग है वो 1 से स्टार्ट नहीं होती, वो होती है 0 से स्टार्ट। नेचुरली हम जब पढ़ते हैं तो काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं। जिस तरह मैंने अभी एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल नंबर 1 है, हम एग्जाम्पल नंबर 1 इस तरह हमारी जो काउंटिंग है वो 1 से स्टार्ट होती है। लेकिन जब कंप्यूटर काउंट करना स्टार्ट करता है तो वो 0 को भी एज अ 1 काउंट करता है। आप यहाँ देखेंगे आपकी बुक में
यही जो है वेरिएबल्स लिखे हुए हैं और उसने n जीरो से स्टार्ट किया है, तो यही आपको डिनोट करना चाह रहा है कि जो मेरी काउंटिंग है वो मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। इसके बाद आप इसका गिने तो ये बनते हैं 5 ही। यहाँ पर अगर आप देखें तो लॉजिक वाइज आपको लग रहा होगा ये 4 है, लेकिन ये 4 नहीं, ये 5 है। 1 2 3 4 5। तो आपने कोई से 5 जो है वेरिएबल इनपुट ले लिए। इनपुट लेने के बाद आपका काम होता है कि आपने उनको चेक करना है, यानी सेट में बताना है उनको, उनके ऊपर ऑपरेशन लगाना है जो कि आपको इनपुट में बताया गया होगा। उसने कहा था कि आपने फाइंड करना है सम, तो सबसे पहले आप वैल्यूज को सम करेंगे। सेट सम लिखकर आपने वैल्यूज लिख दी n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, यानी कोई सिर्फ 5 आपने जो वेरिएबल हैं वो लिख दिया और उनको दरमियान ऐड सिंबल भी लगा दिया कि यहाँ पर आपकी जो वैल्यूज हैं वो ऐड हो रही है, सम हो रही है। सम के बाद उसने एक और चीज कही थी, प्रोडक्ट। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। यहां पर लिखा है प्रोडक्ट, सेट प्रोडक्ट टू n0 मल्टीप्लाई n1 प्लस मल्टीप्लाई n2 मल्टीप्लाई n3 मल्टीप्लाई n4, यानी प्रोडक्ट के अंदर आप उन सभी वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे। उसके बाद फिफ्थ स्टेप जो आपका है वो आपका है एवरेज फाइंड करने का, क्योंकि उसने लास्ट में आपको एक और चीज कही है कि आपने एवरेज भी फाइंड करनी है। सम फाइंड हो गया, प्रोडक्ट हो गया, अब एवरेज। एवरेज फाइंड करने के लिए वो जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनको आप ऐड करते हैं और उनकी टोटल तादाद पर उन्हें डिवाइड कर देते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हम यहाँ देखें तो ये 5 नंबर्स थे, इन 5 नंबर्स को आपने ऐड किया, इनकी क्वांटिटी क्या थी 5, ये है भी 5 ही, तो इन्हें 5 से ये आपने डिवाइड कर दिया, यानी उनकी वैल्यूज को आपने ऐड करना है। फिर जितने वो खुद हैं, यानी वो 5 हैं तो उन्हें 5 पर डिवाइड कर देना है। इस तरह आपकी एवरेज फाइंड हो जाती है। उसके बाद स्टेप 6 आपका क्या होता है, जब आपने सब कुछ फाइंड कर लिया, आपकी जो स्टेटमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, उसके बाद अब आपने उसका आउटपुट निकाल लेना। आउटपुट निकालेंगे और इस तरह आपका जो एल्गोरिदम है वो एंड हो जाएगा। ये स्टेटमेंट इस एग्जांपल में सिर्फ आपने यही फाइंड करना था। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है, टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट मास एंड फोर्स। ये भी बिल्कुल एग्जांपल ऑफ फ्लो चार्ट में भी आपने ये एग्जांपल पढ़ी थी जिसमें आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना था। अब इसमें भी कुछ इसी तरह ही फाइंड करना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। उसमें ग्राफिकल था, इसमें स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ोगे। तो सबसे पहले आपने अपना एल्गोरिथम स्टार्ट करना है स्टार्ट सिंबल के साथ। उसके बाद सेकेंडली आपको पता है आपने इनपुट लेनी होती है। इनपुट में आप क्या लेंगे, मास एंड फोर्स। उसने आपको खुद ही कहा है कि आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है किसके जरिए, गिवन मास एंड फोर्स के जरिए। जो आपको मास एंड फोर्स दी गई है उसको यूज करते हुए आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, इनपुट में जो चीज आपको दी गई है वो आपकी एज एन इनपुट है, मास एंड फोर्स, मैंने मास एंड फोर्स लिख दिया। थर्ड, आपने इसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करना है, सेट एक्सेलरेशन टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अब आप ये पूछेंगे कि ये फोर्स डिवाइडेड बाय मास कहाँ से आया, तो आपने एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा हुआ है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, आपकी फिजिक्स की बुक में भी है चैप्टर नंबर 3 के अंदर। आप जानते हैं कि फोर्स जो होती है वो आपकी बराबर होती है ma के। ठीक हो गया। अगर आप यहाँ से एक्सीलरेशन फाइंड करना चाहते हैं, ये आपकी फोर्स है, ये आपका मास है, ये आपका एक्सीलरेशन है। अब अगर आप एक्सीलरेशन फाइंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ जो आपका मास है वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, फोर्स डिवाइड बाय मास इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। बिल्कुल यही चीज इस्तेमाल किया, फोर्स डिवाइड बाय मास इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक हो गया। जब आप ये फार्मूला लगाएंगे, जो आपकी फोर्स होगी वो लिखेंगे, जो आपका मास होगा वो लिखोगे, उसके बाद जब आप उसे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एक्सीलरेशन आ जाएगा। जब आपके पास एक्सीलरेशन आ गया, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपने उसकी आउटपुट निकाल लेनी है, आउटपुट ऑपरेशन लगाकर। इस तरह आपका जो एल्गोरिथम है वो एंड हो जाएगा। आपका लास्ट स्टेप एंड का ये होता है। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है जिसमें वो कहता है कि आपने एक क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है। क्यूब का वॉल्यूम, ये भी बिल्कुल इसी तरह की स्टेटमेंट है जैसे आपने फ्लोचार्ट के अंदर, फ्लोचार्ट के केस में भी पढ़ी थी। अब इसे एल्गोरिथम के केस में भी देख लेते हैं, बिल्कुल सिमिलर ही है तकरीबन उसकी तरह। तो आपने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। आप जानते हैं एक क्यूब की 3 साइड्स होती हैं। अगर आप उस क्यूब का वॉल्यूम यानी उसका टोटल एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो आप उसकी कोई एक साइड ले लेंगे, उस एक साइड को उन सारी साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास उसका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। क्योंकि क्यूब की जो साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वली डिस्टेंस होती हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो एक ही होता है।
अगर आप एक साइड को उसकी तीनों साइडों से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपको उसके पास टोटल एरिया, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा एक क्यूब का। बिल्कुल वही काम उसने इस एग्जाम्पल में भी किया है। सबसे पहले आपने अपने प्रोग्राम एल्गोरिथम को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद आपने यूजर से इनपुट ली साइड इनपुट लेने के बाद अब आपका काम है कि अब आपने उसमें फार्मूला लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक वॉल्यूम की 3 साइड्स होती हैं, जब आप उन्हें तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास एक वॉल्यूम आ जाएगा। स्टेप 3 के अंदर जहां पर सेट लिखा होता है, सेट में आपने यही किया कि उन 3 साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। एक क्यूब की 3 साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया तो उस क्यूब का आपके पास वॉल्यूम आ गया। वही देखें आप, थर्ड स्टेप में उसने यही किया। जब आपके पास वॉल्यूम आ गया, आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आपने वॉल्यूम ही फाइंड करना था, उसके बाद आप आउटपुट ले लेंगे उसकी, उसके बाद आपके जो एल्गोरिथम है वो एंड हो जाएगा एंड सिंबल के साथ। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखें, उसमें वो कहता है कि आपने एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम फाइंड करना है। ये भी एग्जांपल थी, फ्लोचार्ट के केस में ही पढ़ी आपने, इसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले अपने प्रोग्राम को आपने स्टार्ट करना होता है। स्टार्ट करने के बाद आप जानते हैं एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम में 4 साइड्स होती हैं, जिसमें से हर साइड की ऑपोजिट साइड आपस में इक्वली डिस्टेंस पर होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप इन 2 साइड्स को देखें तो ये आपस में इक्वली डिस्टेंस है। अगर आप इन 2 साइड्स को देखें ये आपस में इक्वली डिस्टेंस है। तो जब आप बेस और हाइट को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे एक साइड की, तो आपके पास दूसरी साइड की भी बेस और हाइट निकल आएगी। जब ये भी निकल आई आपके पास तो आपके पास पूरी पैरेललोग्राम का एक एरिया निकल आएगा। बिल्कुल इसी तरह सबसे पहले आपने इनपुट लिया, नंबर में बेस एंड हाइट आपने इनपुट ले ली। अब आपने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। मैंने भी आपको बताया बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट करेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम निकल आएगा। सेट एरिया टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, जब आपने ये किया आपके पास एरिया निकल आया, आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ और इस तरह आपने जो एरिया जो है वो आउटपुट निकाल ली। उसके बाद आपका जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। यार इसमें इस सब को मैनेज करने के अंदर मेरी बहुत मेहनत होती है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें ताकि मेरा हौसला अफजाई हो और मैं ऐसे ही कंसेप्चुअली वीडियोस बनाता रहूं आपके रेलेवेंट टॉपिक्स के ऊपर। और जो कुछ मैंने फेस किया है मैट्रिक के अंदर, 9th 10th प्लस के सेकेंड ईयर के अंदर, जो मैंने अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स की हैं चीज़ों के अंदर उसको समझने में, मैं चाहता हूं कि आपको कम एफर्ट्स करनी पड़े और आप वो कुछ सीख जाएं जो मैंने सीखा था। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।